प्रिय छात्र छात्राओं, इस वीडियो में हम उसी कड़ी के आगे से बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत में, जब द्वितीय सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी के मध्य जब हम बात कर रहे हैं आर्थिक जीवन की, अर्थव्यवस्था की, व्यापार वाणिज्य की, शिल्प उद्योग धंधों के आदि के संदर्भ में, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में श्रेणी। जब अब देखते हैं कि उद्योग धंधों की विकसित अवस्था, उनकी समृद्ध अवस्था के होने के कारण अब एक समस्या खड़ी हो गई उत्पादन की और उत्पादित होने वाले जो माल की, उसके वितरण की। तो इससे समस्या के समाधान के लिए जो शिल्पी थे, कारीगर थे, व्यापारी थे, उन्होंने श्रेणी संगठन पर जोर दिया और जो विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय थे, शिल्प थे, उन्होंने अपने आप को एक श्रेणी के रूप में, जिसको हम अंग्रेजी में गिल्ड भी कह सकते हैं, उस के रूप में व्यवस्थित कर लिया, स्थापित कर लिया, संगठित कर लिया। और उन श्रेणियों के अपने व्यवसाय करने के अपने नियम थे, अपने कायदे थे, अपने कानून थे, अपनी परंपराएं थी, अपने विचार थे, अपने कानून थे, अपने उनके पास एक मोहर थी, उनका एक मुखिया था, सारा एक व्यवस्थित ढांचा था। तो श्रेणी प्रत्येक शिल्प व्यवसाय कार्य की अपनी अपनी एक श्रेणी होती थी। और इस काल में हम देखते हैं जब श्रेणी व्यवस्था, गिल्ड व्यवस्था अत्यंत ही व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। समकालीन जो बौद्ध साहित्य है उसके अध्ययन से भी हमें श्रेणियों, उनके संगठन, उनके कार्य, उनकी संगठना, उनके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। जब हम बौद्ध ग्रंथ महावस्तु पढ़ते हैं तो महावस्तु में जो कपिलवस्तु था, कपिलवस्तु राज्य, उसमें शिल्पियों, कारीगरों, व्यापारियों, उद्यमियों की श्रेणियों की एक लंबी सूची प्राप्त होती है, जिसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसे इस महावस्तु में जो सूची मिलती है, पहला सौवर्णिक या हैरिण्यक अर्थात सुनार। दूसरी श्रेणी थी प्रवारिक अर्थात चादर बेचने वालों की श्रेणी। तीसरी थी सांख्यिक, शंख का काम करने वाले। चौथी दंतकार, हाथी दांत का कार्य करने वाले। पांचवी मणिकार, मणिहारी। छठी प्रास्तारिक अर्थात जो पत्थर का व्यवसाय करते थे, पत्थर का काम करते थे, उनकी जो श्रेणी थी वो थी प्रस्तारिक श्रेणी। सातवीं थी गंधी, गंधी अर्थात खुशबू, सुगंध अर्थात इत्र बनाने वाले, बेचने वाले। आठवीं थी कौशाविक, रेशमी तथा ऊनी कपड़ों के विक्रेताओं की श्रेणी थी कौशाविक श्रेणी। नवीं थी घृतकुंडिक। घृतकुंडिक से तात्पर्य था जो पशुपालक थे, पशुओं से दूध निकालते थे, घी निकालते थे, फिर घी का जो व्यापार करते थे, बेचने वाले, उनकी श्रेणी थी घी विक्रेताओं की घृतकुंडिक। 10वीं थी गौड़िक अर्थात गुड़ के विक्रेताओं की श्रेणी। 11वीं थी वारिक अर्थात पानी के विक्रेता। 12वीं थी कार्पासिक, कपास विक्रेता। 13वीं थी दध्यक, दही
विक्रेता। 14वें नंबर पे थी खंडकम, खांड के विक्रेता। 15वें नंबर पे थी मोद कारक अर्थात लड्डू बेचने वालों की श्रेणी। 16वें नंबर थी कंडुक यानी जो हलवाई थे उनकी श्रेणी। 17वीं थी समित कारक अर्थात आटा बनाने वालों की श्रेणी। 18वीं थी सत्तू कारक सत्तू बनाने वाले। 19वीं थी फल वाणिज्य फल विक्रेता। 20वें नंबर पे थी चूर्ण कुट तैलिक सुगंधित चूर्ण व तेल के विक्रेताओं की श्रेणी। 21वीं थी गुड़ पाचक अर्थात गुड़ के बनाने वाले गुड़ निर्माता श्रेणी। 22वीं शर्कर वाणिज्य शक्कर विक्रेता। 23वीं थी मूल वाणिज्य कंद मूल विक्रेता। 14वीं थी सिद्धू कारक अर्थात शराब विक्रेता। समकालीन अब इस प्रकार जैसे मैंने आपको विभिन्न जो उस समय में हम बात करते हैं जैसे मौर्योत्तर काल में प्राग गुप्त युग में तो ये विभिन्न जो श्रेणियाँ थी आप भी आज भी देखते हैं कि हजारों प्रकार के व्यवसाय हैं शिल्प हैं काम हैं किस अलग अलग काम धंधों की अपने अपने जो कारीगरों की अपने अपनी कुशलता है अपना अपना व्यवसाय है। तो उन कलाकारों ने उन काम करने वालों ने श्रमिकों ने शिल्पियों ने कारीगरों ने व्यापारियों ने अपने आप को अपने अपना जो व्यवसाय था जो उद्योग था धंधा था उसके अनुसार उन्होंने अपने अपनी श्रेणियों को संगठित कर लिया था। ये तो 24 की सूची है और भी सैकड़ों की संख्या में श्रेणियां थी जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाले लोगों की अपने अपनी श्रेणियां थी। समकालीन अभिलेखों में अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जैसे धानिक अनाज के व्यापारी कुलरिक कुम्हार कोलिक वस्त्र बुनने वाले गांधिक सुगंधित वस्तुओं के व्यापारी आदि। इन श्रेणियों के अतिरिक्त कुछ उद्योगों से संबंधित वर्गों को भी शिल्पायतन कहते थे। इनमें लोहार तांबा पीटने वाले ठठेरे पीतल बनाने वाले रांगे के कारीगर शीशे का काम करने वाले मुख्य थे। अन्य शिल्पियों में कुम्हार पुरिमकार गद्दियाँ भरने वाले रंगरेज सुईकार चरमकार नाविक कुएं खोदने वाले लकड़ी तथा बांस का व्यापार करने वाले आदि का उल्लेख मिलता है जिनकी विभिन्न श्रेणियां थी। श्रेणियां माल के उत्पादन एवं उस पर नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण बन गई। बढ़ती हुई मांग के अनुरूप शिल्पी उपयुक्त श्रेणियों से जुड़ते गए क्योंकि इन समर्थ बड़ी श्रेणियों के व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा कर पाना उनके लिए दुष्कर था। जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे आज हम देखें बड़े बड़े जो व्यापारी कंपनियां हैं उन बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियों के सामने अगर कोई अकेला व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से व्यापार करना चाहे तो इतना आसान नहीं होता कि वो व्यक्तिगत रूप से उन बड़ी कंपनियों का बड़े उद्योगों का बड़े इनका कॉमर्शियल घरानों का प्रतिस्पर्धा कर पाए मुकाबला कर पाए। यही स्थिति प्राचीन काल में थी कि प्राचीन काल में भी जो व्यक्तिगत जो व्यापारी थे जो व्यापार करना चाहते थे स्वतंत्र रूप से लेकिन वो इन श्रेणियों के सामने उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन लोगों ने भी अपने आप को विभिन्न व्यवसायों की विभिन्न शिल्पों की जो श्रेणियां थी उनके साथ अपने आप को संबंधित कर लिया और वो उसके साथ जुड़ते चले गए। प्रारंभिक पाली ग्रंथों में श्रेष्ठी शब्द व्यापारियों के श्रेणी के अध्यक्ष के रूप में प्रयोग किया गया। यानी आप देखते हैं कि कोई भी संगठन बनता है तो संगठन का एक ढांचा होता है। तो उस जो संगठन बनता है तो वहाँ जब अपन बात करते हैं कि उद्योग धंधों की अपनी अपनी शिल्पों की व्यवसायों की जो श्रेणियाँ बन गई संगठन बन गए तो अब उसका कोई मुखिया अध्यक्ष जरूर रहा होगा। तो इन्हीं को पाली ग्रंथों में जो इनके अध्यक्ष को मुखिया को जिस शब्द से संबोधित किया जाता था जो पद नाम की हम बात करते हैं वो था श्रेष्ठी
अर्थात व्यापारियों की श्रेणी के अध्यक्ष को ही श्रेष्ठी कहा जाता था। प्रमुख एवं ज्येष्ठक भी अध्यक्ष के लिए कहीं कहीं प्रयुक्त होता है, यानी श्रेणी के लिए प्रमुख भी और ज्येष्ठक भी, अर्थात नहीं, वास्तव में उसका जो मूल नाम था वो था श्रेष्ठी। श्रेणियों एवं श्रमिकों से राज्य को जो आय प्राप्त होती थी उसकी गणना राज्य के महत्वपूर्ण आय स्रोत के रूप में की गई है। निगमों एवं श्रेणियों के लिए नगर योजना में स्थान सुरक्षित रखे जाते थे। कौटिल्य ने श्रेणी बल का उल्लेख किया है जो श्रेणियों तथा सुरक्षा सैनिक रखे जाने का प्रमाण है, यानी श्रेणियों के पास अपने सैनिक होते थे, इनकी अपनी व्यवस्थाएं होती थी सुरक्षा के लिए। जो श्रेणियों द्वारा सुरक्षा सैनिक रखे जाने का प्रमाण है, श्रेणियों को जहाँ से वे कार्य करते थे अपना रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण उनको कराना पड़ता था राज्य के विभाग से, और क्षेत्र परिवर्तन के लिए भी स्थानीय राज्य के अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। इस काल में बढ़ते व्यापार के साथ श्रेणियों का आकार भी बढ़ता गया। व्यवसाय पैतृक या जातिगत होने के कारण श्रेणियों के सदस्यों की संख्या की चिंता नहीं होती थी। अब बात करते हैं श्रेणियों की वैधानिक स्थिति, यानी इनकी कानूनी राज्य की तरफ से इनकी वैधानिक स्थिति क्या थी, कानूनी स्थिति क्या थी, राज्य ने इनको किन नियमों के तहत क्या अधिकार दे रखे थे। श्रेणी धर्म, जो श्रेणियों को नियम थे, कायदे थे, कानून थे जो इन्होंने खुद ने बनाए थे, वो श्रेणी नियम के नाम से जाने जाते थे। श्रेणी धर्म, श्रेणियों के नियम को कानून के समान ही मान्यता प्राप्त थी। उपयुक्त तथ्य मनु की इस अवधारणा से भी स्पष्ट होता है। जो व्यक्ति श्रेणी धर्म का पालन न करे उसके लिए वो मनु कहता है कि राजा उसको दंड दे। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी श्रेणी के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन करने वाले की संपत्ति आदि को जब्त करने का और देश निकालने की व्यवस्था की गई है। तो इससे यह है कि इन स्मृतिकारों ने भी श्रेणी के नियम कायदे जो उन्होंने बना रखे थे उनको राजा के लिए एक तरह से निर्देशित किया है, राजा से ये अपेक्षा की है कि वो उनके नियमों का उल्लंघन करने वाले, उनको नियमों को नहीं मानने वाले को दंड दे, देश से निकाला थी। श्रेणियां अपने लिए नियम स्वयं बनाती थी और राज्य उनका पूरा सम्मान करता था। राजा भी अनेक नियमों के विपरीत कोई कानून नहीं बना सकता था। राजा भी उनके नियमों के विपरीत कोई कानून नहीं बना सकता था। यानी अब आप सोच सकते हैं कि इन श्रेणियों के नियम कायदे कानून इनका कितना वैधानिक और महत्वपूर्ण स्थान था। अब बात करते हैं श्रेणियों के कार्य। श्रेणियां अपने व्यवसाय से संबंधित वस्तु के उत्पादन एवं वितरण अर्थात व्यापार का कार्य करती थी। इसके अतिरिक्त श्रेणियां अधिकोष से तात्पर्य बैंक के रूप में भी कार्य करती थी। वो अपने जो सदस्य थे श्रेणी के उनके लिए ऋण की व्यवस्था करती थी, ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध करवाती थी। वे अक्षय निधि यानी पैसा भी जमा करती थी और जमाकर्ता की इच्छा अनुसार ब्याज किसी धार्मिक या पुण्य कार्य में भी लगाती थी। इस काल के अनेक अभिलेखों में श्रेणियों के पास विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति हेतु धन जमा करने का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। नासिक की गुहा संख्या 10 में उत्कीर्ण एक लेख में नहपान के प्रांतीय शासक उसावदात द्वारा इस क्षेत्र के भिक्षुओं के वस्त्र आदि एवं भोजन के व्यय हेतु 3000 कारसापण कोली निकाय अर्थात जुलाहों की श्रेणी के पास 12% ब्याज की दर पर जमा करने का उल्लेख प्राप्त होता है। लोगों को श्रेणियों की ईमानदारी एवं स्थिरता पर विश्वास था। तैयार माल की गुणवत्ता का निर्धारण यानी जो श्रेणियां माल तैयार करती थी उनकी गुणवत्ता का निर्धारण एवं मूल्य तय करने का कार्य भी श्रेणियां ही स्वयं करती थी। यानी जो विभिन्न शिल्प और व्यवसायों की जो श्रेणियां जो माल तैयार करती थी उनकी क्वालिटी कैसी थी, उनका स्तर कैसा था, उच्च क्वालिटी की थी या कैसी थी, वो भी वही तय करती थी। और उनका जो मूल्य उनकी कीमत क्या होगी वो भी श्रेणियां ही तय करती थी, ताकि शिल्पियों के हितों के साथ ही उपभोक्ता को भी उत्तम गुणवत्तापूर्ण वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके। सदस्यों के व्यवहार पर भी श्रेणी न्यायाधिकरण के द्वारा नियंत्रित रखती थी।
यह दिलचस्प बात है कि श्रेणियां अपने सदस्यों के निजी जीवन में भी दखल देती थी। यानी जो श्रेणी थी उसके नियम थे, जो कायदे कानून थे, उसका जो श्रेष्ठी था वो ऐसी प्रमुख स्थिति में था कि वो उसके सदस्य जो थे उससे पंजीकृत, उससे जुड़े हुए, वो उनके व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप करती थी। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि श्रेणियां अपने सदस्यों एवं उनकी पत्नियों के बीच कुछ परिस्थितियों में मध्यस्थता भी कर सकती थी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नितांत नीतिगत निजी जो चीज़ें हैं पारिवारिक जीवन में, लड़ाई झगड़े, उनमें भी पति पत्नी के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा भी ये श्रेणियां करती थी। श्रेणियां इस काल में आर्थिक दृष्टि से काफी सशक्त थी, अतः वे स्वयं भी धर्मार्थ दान आदि करती थी। उदाहरण के लिए विदिशा की अष्टदंत शिल्पियों की एक श्रेणी सांची के स्तूप की परिवेष्टनियों एवं तोरण द्वारों पर शिल्पांकन करवाया था। तो अब आप सोच सकते हैं कि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में जो उद्योग धंधे हैं, व्यापार वाणिज्य है, आर्थिक जो जीवन है, जो उसमें श्रेणियों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। श्रेणी का अस्तित्व क्यों आया? एक ही व्यवसाय शिल्प कार्य करने वाले लोगों ने अपने आप को एक संगठन के रूप में संगठित किया, उसका श्रेणी नाम दिया। श्रेष्ठी, ज्येष्ठक, प्रमुख, ये उसके अध्यक्ष के नाम थे। ये बैंक का भी कार्य करती थी, धन जमा करती थी, इनके नियम कायदे न्यायालय की तरह काम करते थे। राजा भी इनको नियमों के परे जाकर कोई नियम नहीं बनाता था। ये अपने श्रेणी के सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप करती थी, मध्यस्थता करवाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन में इन श्रेणियों का, गिल्ड व्यवस्था का अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान था। धन्यवाद।